19 सितंबर 2020। देश में रोजगार का संकट बेहद गंभीर हो गया है। इसी का परिणाम है कि प्रतियोगी छात्र युवा बेचैन हैं। 9 सितंबर की रात 9 बजे देश के विभिन्न इलाकों में लाइट बुझाकर मोबाइल, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन जलाकर युवाओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। फिर 17 सितंबर को उन्होंने समूचे भारत भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। इस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पड़ता है और इस दिन भारत भर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके गए। सत्ता को उसी की भाषा में जवाब देते हुए युवाओं को तमाम सामाजिक नागरिक संगठनों, आंदोलनों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। इसके पहले 5 सितंबर को बहुत बड़ी तादाद में नौजवान स्वतः स्फूर्त ढंग से ताली थाली बजाते हुए सड़कों पर उतरे। सितंबर का ये महीना लगातार इनके प्रदर्शनों से भरा रहने वाला है। वैसे तो इस आंदोलन की गूंज काफी बड़े इलाके में थी, लेकिन इलाहाबाद जैसे प्रतियोगी छात्रों के गढ़ इसके केंद्र में थे। रोजगार के सवाल पर युवाओं के सड़क पर उतरने की संभावनाओं को लेकर सरकार कितनी चौकन्नी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घबराई सरकार ने आनन फानन में छात्रों और युवाओं के आंदोलन के 1 घंटे के अंदर रेलवे की लगभग 1.5 साल से लटकी परीक्षाओं को 15 दिसंबर से आयोजित कराने का ऐलान कर दिया। दरअसल मोदी जी ने सन 2014 के चुनाव अभियान में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को जॉबलेस ग्रोथ के लिए कटघरे में खड़ा करते हुए रोजगार के सवाल को बड़ा मुद्दा बनाया था। भारत को चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब दिखाने का सपना दिखाया था और हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद रोजगार सृजन की दिशा में कुछ हुआ नहीं। उल्टे उनकी नीतियों, खासकर नोटबंदी, जीएसटी, इन सब के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था लुढ़कने लगी और रोजगार के मोर्चे पर हालात बद से बदतर होते गए। जब ये राजनीतिक मुद्दा बनने लगा और युवाओं में नाराजगी बढ़ने लगी, तब 2019 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए विज्ञापन दिया गया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने 23 फरवरी 2019 को ग्रुप डी के 1,03,769 पदों के लिए अधिसूचना जारी की। इसके लिए 1.16 करोड़ यानी 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, जिनमें सामान्य अभ्यर्थियों से 500 रुपए प्रति फॉर्म, तो SC, ST और महिला अभ्यर्थी से 250 रुपए प्रति फॉर्म लिया गया, जो कुल मिलाकर लगभग 1025 करोड़ रुपए हुआ। इस वारदात को 1.5 साल से अधिक बीत चुके हैं और अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे ही 28 फरवरी 2019 को रेलवे की ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC, जिसमें गार्ड, TT वगैरह आते हैं, उसके लिए 36,277 पदों के लिए विज्ञापन निकला। इसके लिए 1.26 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। उनसे भी सैकड़ों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने ले लिए, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे ही 3 फरवरी 2018 को 64,371 असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों के लिए हुए परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2019 में आ गया, लेकिन नियुक्तियां 2 साल बीत जाने के बाद अभी तक नहीं हुई हैं। इसी तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने 5 मई 2018 को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL के 11,271 पदों का विज्ञापन निकाला। इसमें 25 लाख प्रतियोगी छात्रों ने फॉर्म भरा। 3 लेवल की परीक्षाएं भी हो गईं, लेकिन 2.5 साल बीतने को आ रहा है, रिजल्ट का कहीं कुछ पता नहीं। इस दौरान मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार के तमाम विभागों में लगभग 7 लाख पद खाली हैं, जिनमें से 4,08,591 पदों के लिए SSC, रेलवे बोर्ड आदि के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन उनके बयान के आज 1 साल से ऊपर हो जाने के बाद अभी तक ये सारी भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। विडंबना ये है कि सरकार ने दावा किया था कि भर्ती का समय कम करने के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है और गैर राजपत्रित पदों के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। यहाँ तक कि मूल प्रमाण पत्रों की जांच के पहले ही प्रोविजनल नियुक्ति दे दी जाएगी। यही हाल तमाम राज्य सरकारों की भर्तियों का है। आज हालात ये हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों की मिलाकर 100 से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं, जिनसे 10 करोड़ से अधिक प्रतियोगी छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हैं। बहरहाल ये सोचना शायद मामले की गंभीरता को कम करके आंकना होगा कि ये महज कुछ ही परीक्षाओं का मामला है।
सच्चाई ये है कि रोजगार के अवसर जिस तरह से हाल के वर्षों में घटे हैं और सरकार की तमाम घोषणाओं से जिस तरह ये माहौल बनता जा रहा है कि बची खुची नौकरियों पर भी गाज गिरने वाली है, उसने युवाओं के अंदर गहरी हताशा और कुंठा को जन्म दिया है। 4 सितंबर को अचानक वित्त मंत्रालय का विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए एक निर्देश जारी हुआ कि कोई नया पद सृजित न करें। वित्त मंत्रालय के मातहत आने वाले व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की पूर्व सहमति के बिना 1 जुलाई 2020 के बाद किसी नए पद पर भर्ती मान्य नहीं होगी। लेकिन 5 सितंबर को शायद युवाओं के आंदोलन के मद्देनजर वित्त मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी कि महामारी से पैदा फंड की कमी के कारण सरकारी पदों की भर्ती या रोक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, सामान्य भर्तियां चलती रहेंगी। इसी तरह से सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है कि हर मंत्रालय और हर विभाग में 50 से 55 वर्ष की उम्र के बीच के या फिर 30 साल की नौकरी कर चुके कर्मचारियों का एक अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें हर एक तिमाही में उनके परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी और मानक पर खरा न उतरने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसे सरकारी कामों के निष्पादन में दक्षता, इकोनॉमी और रफ्तार के नाम पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने 29,000 कर्मचारियों के VRS की योजना घोषित की है, जो 55 साल से अधिक के हैं या 30 साल की सर्विस कर चुके हैं। जाहिर है कि मौजूदा कर्मचारियों की तरह तरह से छंटनी की जा रही है। उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं होंगी, नए पद नहीं बनेंगे, नई भर्ती अपवाद स्वरूप होगी, एक्सेप्शनल होगी, क्योंकि आर्थिक संकट के भंवर में फंसी सरकार इन सब मदों पर होने वाला खर्च हर हाल में कम करना चाहती है। आज देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण की जो मुहिम चल रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां धड़ल्ले से कॉरपोरेट के हवाले की जा रही हैं, उसका भी सीधा असर ये होगा कि नौकरियां बड़े पैमाने पर खत्म होंगी। ये साफ है कि नौकरियां असंगठित और निजी क्षेत्र में तो जा ही रही हैं, सरकारी क्षेत्र की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली नौकरियों पर भी जबरदस्त हमला है। आज हालात ये हैं कि CMIE के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 9.1% तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार के जॉब पोर्टल असीम पर दर्ज बेरोजगारों में से मात्र 0.1% यानी कि 1000 में से केवल एक व्यक्ति को काम मिल पा रहा है। मार्च से अगस्त के बीच 2 करोड़ 10 लाख वेतन भोगी नौकरियां जा चुकी हैं। केवल जुलाई अगस्त के महीने में 81 लाख सैलरीड नौकरियां गई हैं और आगे भी वैसे ही आसार हैं। इन स्थितियों में युवाओं की हताशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के इसी संचित आक्रोश की झांकी 9 सितंबर के टॉर्च लाइट और 5 सितंबर के ताली थाली कार्यक्रम में दिखी और 17 सितंबर को जब देश भर में मोदी का पुतला दहन देखा, तब से सबने इसकी प्रत्यक्ष आंच महसूस की है। ये माना जा रहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के तमाम वीडियोज पर डिसलाइक्स की जो बाढ़ आई है, उसने भाजपा नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। उसके पीछे भी इन्हीं युवाओं का गुस्सा है। ये तय है कि युवाओं की नाराजगी का सिलसिला और बढ़ने वाला है। अब सरकार पर है कि वह इस चुनौती से कैसे निपटती है। एक रास्ता दमन का है। 5 और 17 सितंबर के आंदोलन को लेकर इलाहाबाद में युवा मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 4 सितंबर को भोपाल में लाठीचार्ज हुआ और फिर गिरफ्तारी हुई। पटना में गेस्ट टीचर्स पर लाठी चली। 17 सितंबर को भी जगह जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किए। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस इतनी हैवान बन गई कि छात्राओं पर पुरुष पुलिस वालों को छोड़ दिया, जिन्होंने खुलेआम छात्राओं के शरीर के साथ बदसलूकी की। लेकिन दमन का ये रास्ता सरकार के लिए आत्मघाती साबित होगा और आग में घी डालने का काम करेगा। इस बीच छात्रों का ध्यान भटकाने की भी कोशिशें जारी हैं। हाल ही में ठीक उस समय जब लगभग 2 करोड़ वेतन भोगी नौकरियों की जाने की बात आम बहस में आई, सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती प्राधिकरण की घोषणा कर दी और मीडिया में उसे ऐसे प्रचारित किया गया कि जैसे नौकरियां जाने की समस्या का हल मिल गया और अब ये एजेंसी बनते ही नौकरियों की बारिश होने लगी। जबकि मामला महज इतना था कि अब सभी विभागों की बहुस्तरीय परीक्षाओं के लिए एक संयुक्त स्क्रीनिंग टेस्ट NRA के माध्यम से करवाया जाएगा। इन डायवर्जनरी कोशिशों के साथ एक और बेहद खतरनाक खेल खेला जा रहा है
हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी। देश के एक प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री ऐलान कर रहा है कि भारत के ही दूसरे राज्यों के लोग वहां सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। तो फिर राष्ट्रीय एकता का क्या होगा? एक राष्ट्र एक कानून का क्या होगा? राष्ट्रीय विखंडन और पाखंड का इससे बड़ा दूसरा नमूना नहीं हो सकता। जाहिर है आंचलिक उन्मान पैदा करके ये रोजगार के खत्म होते अवसरों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन हालात बेहद गंभीर हैं। युवा पीढ़ी का पूरा अस्तित्व ही दांव पर लगा हुआ है। इसलिए इन सब शिगुफों और तिकड़मों से अब नौजवान झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब ये तय है कि सबके लिए रोजगार का नारा सड़क से संसद तक लंबे समय तक गूंजता रहेगा। हालांकि छात्रों और बेरोजगारों के कार्यक्रमों में अभी भी स्वतः स्फूर्तता है और वे खुद से ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद सत्र के पहले दिन 14 सितंबर को रोजगार का सवाल संसद के अंदर और बाहर उठाए जाने की अपील आई है, तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भारत भर में युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और जगह जगह नरेंद्र मोदी के पुतले फूके। अब बेरोजगारों के इस आंदोलन को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से जोड़ने की अपील हो रही है। उम्मीद है इसी स्वतः स्फूर्तता के बीच से आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित एकताबद्ध छात्र युवा आंदोलन की शक्ल उभरेगी। रास्ता एक ही है कि रोजगार का सवाल सर्वोच्च प्राथमिकता का राष्ट्रीय मुद्दा बने। संसद सत्र में इस पर गंभीर विचार विमर्श हो और इसके समाधान का पूरा एक रोड मैप और पॉलिसी पैकेज लेकर सरकार सामने आए। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खाली पदों के लिए परीक्षाएं समयबद्ध कार्यक्रम के तहत 6 महीने में पूरा करवाकर नौजवानों की नियुक्ति दे। निजी हाथों में सरकारी विभागों को सौंप कर नौकरियां खत्म करने से पीछे हटे। कृषि के सर्वांगीण विकास और लघु उद्यम क्षेत्र के पुनर्जीवन पर आधारित सबके लिए रोजगार सृजन की अर्थनीति लाए। शहरी क्षेत्र के लिए भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी लागू करे। रोजगार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाए। रोजगार मिलने तक बेरोजगारों को जीवन निर्वाह भत्ता दे। हमारे संविधान में गांधी जी के विशेष आग्रह पर रोजगार का अधिकार शामिल जरूर किया गया, पर नीति निर्देशक सिद्धांतों में उसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया। अब वक्त आ गया है कि रोजगार के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जाए। यही राष्ट्रपिता को उनकी जन्म जयंती के 150 साल पूरे होने के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।